इमेजिन कीजिए, एक ऐसा राजा जिसके पास दुनिया भर की दौलत है, जो चाहे वो उसके कदमों में हाजिर हो जाए। लेकिन सिर्फ 19 साल की उम्र में अचानक उसकी मौत हो जाती है। शॉकिंग, राइट? और उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा राज जो पूरे 3300 साल, जी हाँ, 3300 ईयर्स तक दुनिया को उलझाए रखता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इजिप्ट के सबसे फेमस और आखिरी फेरो किंग टट की इस सच्ची और मिस्टीरियस कहानी के राज खोलने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो सदियों से सबका दिमाग खा रहा है वो ये है, क्या ये एक नेचुरल मौत थी या फिर एक बेरहम हत्या? आज हम AR विलियम्स के चैप्टर डिस्कवरिंग टटन की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, ये किसी उबाऊ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक की तरह बिल्कुल नहीं होगा। इसे हम एक थ्रिलिंग टाइम ट्रैवलिंग इन्वेस्टिगेशन की तरह समझेंगे। तो मौत या हत्या, चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले एक जल्दी सा ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। हम इस रहस्य को 4 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, 1922 में हुई मकबरे की खोज। दूसरा, 2005 का हाईटेक स्कैन। तीसरा, देखेंगे किंग टट का शाही परिवार कैसा था। और आखिर में कुछ जरूरी सबक और एक क्विक रिवीजन। तो बस इन्हीं 4 स्टेप्स में हम किंग टट से जुड़े हर एक महत्वपूर्ण डिटेल को समझेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं सीधा 1922 में, जब उस मकबरे की आखिरीकार खोज हुई थी। कहानी शुरू होती है एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर से। सालों की थका देने वाली मेहनत के बाद उन्हें किंग टट का मकबरा मिल ही गया। और आपको पता है अंदर का नजारा कैसा था? अंदर देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। ढेर सारा सोना, चांदी और रोजाना इस्तेमाल का सामान वहां रखा था, क्योंकि उस दौर में प्राचीन मिस्रवासी पूरे दिल से मानते थे कि मरने के बाद एक दूसरा जीवन होता है और वहां इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। देखिए, प्राचीन मिस्रवासियों ने शरीर को आफ्टर लाइफ के लिए खास तरह के रेजिन्स यानी लेसदार पदार्थ का इस्तेमाल करके बहुत ही केयरफुली प्रिजर्व किया था। पर सदियों बाद वो रेजिन पूरी तरह पत्थर जैसा ठोस हो गया था। किंग टट की मम्मी अपने ताबूत से बुरी तरह चिपक चुकी थी। अब ऐसी सिचुएशन में हावर्ड कार्टर ने क्या किया? उन्होंने कोई और साइंटिफिकली बेहतर तरीका नहीं अपनाया, बल्कि सीधे एक छेनी और हथौड़ा उठाया और उस महान राजा के शरीर को लिटरली काट कर अलग किया। अब सोचिए, एक इतने प्रभावशाली फेरो के अवशेषों को इस तरह से तोड़ फोड़ दिया गया। और सच कहूं तो इस बेरहम तरीके का गुस्सा आज तक ठंडा नहीं हुआ है। जाही हवास, जो उस टाइम आधुनिक आर्कियोलॉजी के प्रमुख थे, उनकी बातों में यह गुस्सा साफ झलकता है। हावर्ड कार्टर ने उन प्राचीन अवशेषों को जिस लापरवाही से हैंडल किया, जिस तरह उन्हें हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाया, उस पर आज तक इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट गुस्सा जताते हैं। ये साफ दर्शाता है कि अपनी प्राचीन धरोहरों के साथ ऐसी बेहुरमती एब्सोल्युटली बर्दाश्त के बाहर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, जहां हम बात करेंगे 2005 के हाईटेक स्कैन और उस डरावने मम्मी के श्राप की अफवाहों की। तो वक्त का पहिया घुमाते हैं और चलते हैं 5 जनवरी 2005 में। पूरे 80 साल बाद किंग टट की मम्मी को पहली बार एक आधुनिक CT स्कैन के लिए मकबरे से बाहर निकाला गया। लेकिन जैसे ही मम्मी बाहर आई, मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में काले घंघोर बादल छा गए। माहौल इतना ज्यादा डरावना हो गया था जैसे किंग टट की मम्मी वाकई अपना श्राप दे रही हो। लिटरली गूसबम्प्स। उस दिन वहां जो बेचैनी और पैनिक था, वो आप बस इमेजिन कीजिए। पहले जब 80 साल बाद बॉडी बाहर निकाली गई तो सब नॉर्मल लग रहा था, पर तभी आंधी की वजह से उड़ रही बालू उस हाईटेक CT मशीन के अंदर घुस गई और मशीन ने चलना ही बंद कर दिया। उस पल वहां खड़े सभी लोगों की सांसें अटक गई थीं कि कहीं वाकई मम्मी के श्राप का असर तो नहीं हो रहा। लेकिन थैंकफुली काफी मुशक्कत के बाद किसी तरह बालू को हटाया गया। स्कैन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा और सबसे बड़ी रिलीफ की बात यह थी कि बॉडी एकदम सेफ थी। चलिए, स्कैन ने तो दिखा दिया कि किंग टट का शरीर सुरक्षित था, पर क्या उनका अतीत और परिवार भी इतना ही शांत था? बिल्कुल नहीं। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे पड़ाव की तरफ, किंग टट का शाही परिवार और उनका उथल पुथल से भरा इतिहास। उनकी रॉयल लीनिएज काफी अजीब और कियोटिक थी, और इसको समझे बिना ना इस युवा फैरो की कहानी को पूरा समझा ही नहीं जा सकता। तो अगर हम इनके इतिहास और फैमिली ट्री को देखें तो सबसे पहले आते हैं एमेनहोतेप तृतीया, जिनका दौर काफी पावरफुल और शांति भरा था। लेकिन उसके बाद आते हैं एमेनहोतेप चतुर्थ, और इनके शासन में तो लिटरली हाहाकार मच गया था। इस राजा ने अपने ही भगवान अमुन के मंदिर तोड़वा दिए, अपना नाम बदल लिया और पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। फिर इस सब अराजकता के बाद शासन में एंट्री होती है हमारे युवा फेरो किंग टट की। उन्होंने आते ही सब ठीक किया, पुरानी परंपराओं को वापस कायम किया, भगवान अमुन की पूजा शुरू करवाई और अपना नाम ट्यूटैंखमेन से बदलकर ट्यूटैंखामुन रख लिया। इसीलिए उनके दौर को सुधार का दौर कहा जाता है। पर सैड पार्ट ये है कि उनकी अचानक मौत के बाद उनका शासन हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया।
अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी पड़ाव पर, जहां हम इस सारे रहस्य से मिलने वाले सबक और फाइनल टेकअवेज पर बात करेंगे। इस पूरी एनालिसिस को देखने के बाद ना एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, किंग टट के पास शोहरत थी, अनगिनत दौलत थी, वो एक इंतहाई शक्तिशाली फेरो थे। पर क्या वो अपनी अचानक मौत को टाल पाए? बिल्कुल नहीं। जीवन कब क्या मोड़ ले किसी को नहीं पता, इसलिए ताकत या पैसे का घमंड तो कभी करना ही नहीं चाहिए। और दूसरा सबसे अहम सबक जो हमने हावर्ड कार्टर की लापरवाही से सीखा, वो ये कि हमें अपने इतिहास और धरोहरों को पूरी इज्जत और एहतियात के साथ रखना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें भी उन्हें सुरक्षित देख सके। ओके, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से इन 4 मेन पॉइंट्स का एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। पहली बात, 1922 में कार्टर ने मकबरा ढूंढ निकाला। दूसरी बात, लेसदार पदार्थ यानी रेजिन जमने की वजह से कार्टर ने छेनी हथौड़े से मम्मी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। तीसरी बात, 2005 में बॉडी का पहला सीटी स्कैन हुआ, सिर्फ आखिर मौत का कारण और सही उम्र जानने के लिए। और चौथी आखिरी बात, किंग टट ने अपने पूर्वजों की गलतियां ठीक की और भगवान एमुन की पूजा वापस शुरू करवाई। ये 4 पॉइंट्स इस पूरे इतिहास का निचोड़ है, बस दिमाग में फिट कर लीजिए इनको। रिवीजन के बाद अब एक बार वापस चलते हैं 2005 के उस स्कैन वाली रात में, जब स्कैन कंप्लीट होने के बाद किंग टट के शरीर को शांति से वापस मकबरे में रखा गया, तो वो डरावना मौसम बिल्कुल शांत हो चुका था। आसमान एकदम साफ था और मकबरे के ठीक ऊपर ओरायन नक्षत्र चमक रहा था। प्राचीन मिस्रवासी ओरायन को ओसाइरस मानते थे, यानी आखिरी सफर के भगवान। और उस रात वहां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ओसाइरस खुद उस छोटे से युवा राजा पर नजर रखे हुए हैं, उसे हमेशा के लिए अपनी शरण में लेकर उसकी हिफाजत कर रहे हैं। एक बहुत ही सुकून भरा अंत उस तनावपूर्ण दिन का। पर देखिए, अंत में आकर भी सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं रह जाता है। क्या उस युवा फैरो की मौत वाकई कोई बीमारी थी, या फिर एक सोची समझी साजिश, एक हत्या? विज्ञान और आर्कियोलॉजी ने सीटी स्कैन के जरिए बहुत से राज तो जरूर खोल दिए हैं, पर इस आखिरी सवाल पर आज भी एक्सपर्ट्स आपस में बहस करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमने सारे तथ्य तो सामने रख दिए हैं, पर इस अधूरी पहेली का फाइनल सच क्या होगा, ये सोचने का काम मैं अब आप पर छोड़ता हूँ। ऐसी और मिस्टीरियस और डीप हिस्टोरिकल टॉपिक्स के विश्लेषण के लिए हम अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए तथ्य ढूंढते रहिए और पढ़ते रहिए।